नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अधिगम अंतरण ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के विभिन्न मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आगामी टेट, सीटेट, जीडीसी, पीजीटी, यूजीसी नेट जो कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रायः देखा जाता है कि प्राणी द्वारा किसी कार्य को सीख लेने के उपरांत उसके लिए उसी प्रकार के अन्य कार्यों को सीख लेना अथवा करना अत्यंत सरल व सुविधाजनक हो जाता है। वास्तव में व्यक्ति जब किसी नवीन कार्य को करने अथवा सीखने का प्रयास करता है तो उसके द्वारा उस कार्य को करने अथवा सीखने में उसके द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान तथा अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वस्तुतः दूसरी परिस्थिति में कार्य को करने अथवा सीखते समय पूर्व अनुभवों या ज्ञान का कुछ न कुछ अंतरण अवश्य होता है। विद्यालय में बालकों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका तभी कोई महत्व अथवा उपयोगिता होती है जब बालकों के द्वारा सीखा गया ज्ञान, बोध, कौशल तथा अनुप्रयोग उनके भावी जीवन के विभिन्न कार्यों में अंतरित हो जाता है। जैसे गणित के ज्ञान का उपयोग बालक अपने दैनिक जीवन तथा व्यावसायिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने में करते हैं। इसी प्रकार भाषा संबंधी ज्ञान का प्रयोग अपनी बात को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने तथा अन्यों की बातों को ठीक ढंग से समझने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का समुचित ढंग से उपयोग करने के लिए किया जाता है। सामाजिक विषयों के ज्ञान का उपयोग विभिन्न पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं को समझने तथा उनका शीघ्रता से, सहजता व तार्किक ढंग से समाधान करने में किया जाता है। सीखे गए ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना ही सीखने का अंतरण है। शिक्षा प्रक्रिया में सीखने के अंतरण अथवा अधिगम अंतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम अंतरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। दोस्तों, प्रायः अधिगम अंतरण या सीखने के अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण अथवा प्रशिक्षण स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। अधिगम अंतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का अंतरण कहा जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने सीखने के अंतरण को विभिन्न ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक परिभाषा है अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का अंतरण कहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करंट परफॉर्मेंस डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हिलगार्ड एवं एटकिंसन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण का अंतरण कहते हैं। सोरेनसन कहते हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है। ट्रांसफर रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर। क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रायः प्रशिक्षण का अंतरण कहा जाता है। कैंडलैंड महोदय कहते हैं कि अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने के अंतरण से तात्पर्य किसी सीखे गए व्यवहार का किसी नवीन व्यवहार पर
पड़ने वाले प्रभाव से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने का अंतरण वस्तुतः किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों आदि का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना है। अतः जब किसी कार्य को करने की योग्यता, ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरे कार्य को करने के ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता को प्रभावित करते हैं, तब हम इसे सीखने का अंतरण कहते हैं। अंतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। दोस्तों, सीखने का अंतरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक अंतरण पॉजिटिव ट्रांसफर और दूसरा ऋणात्मक अंतरण निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है। कुछ विद्वान अंतरण के एक तीसरे प्रकार शून्य अंतरण जीरो ट्रांसफर की भी चर्चा करते हैं। शून्य अंतरण वास्तव में अंतरण न होकर अंतरण की अनुपस्थिति को इंगित करता है, अर्थात जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसे शून्य अंतरण कहते हैं। स्पष्ट है कि शून्य अंतरण में पूर्ववर्ती ज्ञान का कोई अंतरण नहीं होता है, अतः इसे अंतरण का तीसरा प्रकार मानना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। पहला है धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। धनात्मक अंतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है, तब इसे हम सीखने का धनात्मक अंतरण कह सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा के सीखने में सहायकता प्रदान करने के कारण ये धनात्मक अंतरण का उदाहरण होगा। इसी प्रकार टेनिस खेलना, जो कि बैडमिंटन खेलने में सहायक होता है, तो टेनिस खेलना और बैडमिंटन खेलने दोनों में अंतरण धनात्मक अंतरण का उदाहरण होगा, क्योंकि टेनिस खेलना बैडमिंटन खेलने में सहायक या लाभदायक होता है। ऋणात्मक अंतरण दूसरा प्रकार है निगेटिव ट्रांसफर। ऋणात्मक अंतरण को निषेधात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। ऋणात्मक अंतरण में पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्यों को करने में घातक होता है, तब इसे सीखने का ऋणात्मक अंतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद भी धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक अंतरण कहा जाएगा। ऋणात्मक अंतरण का एक उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है और साइकिल चलाना और नाव खेलने दोनों में विपरीत संबंध होता है, अतः साइकिल चलाना और नाव खेलना दोनों में ऋणात्मक अंतरण होगा। दोस्तों, सीखने के अंतरण को क्षैतिज अंतरण हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ऊर्ध्व अंतरण वर्टिकल ट्रांसफर तथा द्विपार्श्विक अंतरण बाइलेटरल ट्रांसफर के रूप में भी बांटा जा सकता है। पहले देखते हैं क्षैतिज अंतरण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज अंतरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, गणित के जोड़ व घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। इसी प्रकार एक स्कूटर चलाना और दूसरे स्कूटर का चलाना भी क्षैतिज स्थानांतरण का उदाहरण है, क्योंकि दोनों के संचालन समान होता है। दूसरा अंतरण ऊर्ध्व अंतरण होता है, वर्टिकल ट्रांसफर। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है, तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसका पूर्व अनुभव का ऊर्ध्व
अंतरण होता है। द्विपार्श्विक अंतरण बाइलेटरल ट्रांसफर मानव शरीर को दो भागों दायां भाग राइट पोर्शन तथा बायां भाग लेफ्ट पोर्शन में बांटा जा सकता है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। जैसे कोई खिलाड़ी या बैडमिंटन या टेनिस एक हाथ से खेल लेता है तो वह दूसरे हाथ से भी उसको सीखने में अभ्यास आसानी से कर सकता है। यह द्विपार्श्विक अंतरण का उदाहरण होगा। अधिगम अंतरण के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखने के अंतरण के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की रुचि प्रारंभ से ही रही है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अंतरण से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए हैं। प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। दूसरा है समान अवयव का सिद्धांत थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। चौथा है आरोपण का सिद्धांत थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। पांचवा है सीखना सीखने का सिद्धांत थियरी ऑफ लर्निंग टू लर्न। पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत अंतरण का अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरण स्वतः होता है। अंतरण के लिए केवल मानसिक क्रियाओं का विकास एवं अभ्यास होना चाहिए। जैसे यदि तर्क शक्ति का विकास हो गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा तथा यदि निरीक्षण शक्ति का विकास हो गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा। अभ्यास के द्वारा विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। सीखने की सामग्री या विषय वस्तु के कठिन होने पर तथा उसका अधिक अभ्यास करने पर मानसिक शक्तियों का विकास अधिक होता है। लैटिन ग्रीक संस्कृत गणित जैसे विषयों को मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक शक्तियों के विकसित हो जाने पर व्यक्ति में एक मानसिक कार्य प्रणाली बन जाती है जो सभी परिस्थितियों में सीखने में सहायक होती है। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। विलियम जेम्स ने सन 1890 में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का खंडन किया। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। विलियम जेम्स ने सन 1890 में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का खंडन किया। उसने स्मृति योग्यता के स्थानांतरण के संबंध में प्रयोग किया। विलियम जेम्स ने विक्टर ह्यूगो द्वारा रचित सैटायर नामक काव्य की 158 पंक्तियों को याद किया जिसमें उसे 32 मिनट का समय लगा। फिर उसने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट नामक काव्य को 38 दिन तक 20 मिनट प्रतिदिन याद करने का अभ्यास किया। तत्पश्चात उसने विक्टर ह्यूगो के सटायर की अन्य 158 पंक्तियों को याद किया। इस बार उसे 52 मिनट का समय लगा। इस प्रकार से विलियम जेम्स ने देखा कि स्मरण करने के अभ्यास से स्मरण करने की योग्यता में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अधिगम स्थानांतरण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समान अवयवों का सिद्धांत थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। समान अवयवों के इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। वस्तुतः समान अवयवों का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम लॉ ऑफ एनालॉजी का ही एक विस्तार है। इस सिद्धांत के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अंतरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में दोनों स्थितियों की विषय वस्तु दृष्टिकोण विधि उद्देश्य आदि बातें समान होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीखने का अंतरण उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। यदि समानता अधिक होती है तो अंतरण भी अधिक होता है और यदि समानता कम होती है तो अंतरण भी कम होता है। अंतरण की प्रक्रिया में विषय वस्तु तथा विधि
नामक दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों की समानता अथवा असमानता ही अंतरण की मात्रा को निर्धारित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार पियानो बजाने के प्रशिक्षण का लाभ टंकर करने में, कार चलाने का ज्ञान ट्रक चलाने में, साइकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर चलाने में, संस्कृत पढ़ने का ज्ञान हिंदी पढ़ने में, गणित संबंधी ज्ञान भौतिक शास्त्र पढ़ने में, भूगोल संबंधी ज्ञान इतिहास पढ़ने में इसलिए सहायक होता है क्योंकि इनमें परस्पर काफ़ी समानता होती है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में C.H. जुड ने किया था। जुड के अनुसार सीखने का अंतरण वास्तव में छात्रों के द्वारा कुछ सामान्यीकृत सिद्धांतों के निर्माण के फलस्वरूप होता है। छात्र अपने ज्ञान तथा अनुभवों के आधार पर कुछ सामान्य नियम या सिद्धांत बना लेते हैं तथा उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में करते हैं। किसी एक परिस्थिति में सीखे अथवा विकसित किए गए सिद्धांतों के ज्ञान अथवा बोध का उपयोग छात्र अन्य परिस्थितियों में तभी कर सकते हैं जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होती है। जुड ने एक प्रयोग किया। उसने छात्रों को दो समूहों को पानी में डूबी किसी वस्तु का निशाना लगाने का अभ्यास कराया। तत्पश्चात उसने एक समूह को अपवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण दिया, परंतु दूसरे समूह को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। अब अंत में उसने पानी में डूबी वस्तु की गहराई को परिवर्तित करके उस पर निशाना लगाने का परीक्षण लिया। उसने देखा कि जिस समूह को अपवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण दिया गया था उसके निशाने अधिक सही थे। जुड ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा कि अपवर्तन संबंधी नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त समूह इसलिए निशानों को सही लगाने में अधिक श्रेष्ठ था क्योंकि उसने अपवर्तन के सिद्धांतों का अंतरण नवीन परिस्थितियों में कर लिया था। आरोपण का सिद्धांत, थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। अंतरण के आरोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक गेस्टाल्ट दूसरे गेस्टाल्ट पर आरोपित हो जाता है तभी अंतरण होता है। अंतरण के इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति में अर्जित अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का उपयोग व्यक्ति दूसरी परिस्थितियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए करता है। अगला सिद्धांत है सीखना सीखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्यों को करते करते उस प्रकार के कार्यों को करना सीख लेता है। जैसे कोई मोटर मैकेनिक एक नए प्रकार के इंजन को भी सरलता से समझ लेता है, अथवा एक घड़ी साथ नई तकनीक पर आधारित घड़ी को खोलना सरलता से सीख लेता है, या गणित में एक प्रकार की समस्याओं को हल करने में कुशल छात्र गणित की दूसरी प्रकार की समस्याओं को हल करना सरलता से सीख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अथवा छात्र ने उस प्रकार के कार्यों की विधि को सीख लिया है। अंतरण की दशाएं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सीखने का अंतरण कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही संभव होता है। जब अंतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी सीखने का अंतरण संभव हो पाता है। अंतरण की मात्रा भी उपलब्ध परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अंतरण को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख दशाएं देख लेते हैं क्या हैं। पहला है सीखने वाले की इच्छा, लर्नर्स विल। अंतरण काफ़ी सीमा तक सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। जब सीखने वाला सीखने के लिए इच्छुक होता है तब उसके सीखने पर पूर्व अर्जित अधिगम का अधिक अंतरण होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं होती है तो सीखने का अंतरण नहीं हो पाता। दूसरा है सीखने वाले की मानसिक योग्यता, लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। सीखने वाले की मानसिक योग्यता अर्थात बुद्धि जितनी अधिक होती है, सीखने का अंतरण उतना ही अधिक होता है। गैरेट ने अपने अध्ययन में देखा कि निम्न सामान्य बुद्धि वाले छात्रों की तुलना में उच्च सामान्य बुद्धि वाले छात्रों में अंतरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है। तीसरा है सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, लर्नर्स एजुकेशनल अचीवमेंट। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि जितनी विस्तृत होती है उसमें उतनी ही अधिक अंतरण की संभावनाएं होती हैं। शैक्षिक योग्यता का तात्पर्य विषयों को रटंत अध्ययन नहीं है, वरन सोच समझकर प्राप्त ज्ञान, बोध तथा कौशल से है। रटकर अर्जित किए गए ज्ञान का अंतरण प्रायः नहीं होता है।
अगला है सीखने वाले में सामान्यीकरण की योग्यता। सामान्यीकरण की योग्यता अंतरण के लिए आवश्यक है। सीखने वाले में अपने कार्यों तथा अनुभवों को जितना अधिक सामान्यीकृत करने की योग्यता होती है, उस व्यक्ति में उतना ही अधिक अंतरण करने की संभावनाएं होती हैं। वास्तव में अंतरण उसी सीमा तक हो पाता है जिस सीमा तक व्यक्ति द्वारा सामान्यीकरण किया जा सके। अगला है विषय वस्तु की समानता, सिमिलरिटी इन सब्जेक्ट मैटर। जब दो विषय परस्पर समान होते हैं तब अंतरण अधिक होता है। इसके विपरीत यदि विषयों में समानता नहीं होती है तब अंतरण नहीं होता है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में तो सहायक होता है, किंतु भाषा के अध्ययन में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता है। अगला है अध्ययन विधियों की समानता, सिमिलरिटी इन मेथड्स ऑफ स्टडी। अध्ययन विधियों के समान होने पर अंतरण सरलता से हो जाता है, किंतु जिन विषयों को अध्ययन विधियां परस्पर भिन्न होती हैं उनमें अंतरण नहीं हो पाता है। भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र की अध्ययन विधियां समान होने के कारण अंतरण संभव होता है, परंतु भौतिक शास्त्र तथा इतिहास की अध्ययन विधियों में समानता न होने के कारण इनमें प्रायः अंतरण नहीं हो पाता है। 7वां है विषयों के अंतरण मूल्य, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट्स। विभिन्न विषयों के ज्ञान के अंतरण की संभावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे गणित तथा विज्ञान में अंतरण का गुण अधिक होता है, जबकि सामाजिक विषयों के ज्ञान में अंतरण होने का गुण कम होता है। यही कारण है कि गणित तथा विज्ञान के ज्ञान का अंतरण होता है, जबकि सामाजिक विषयों के ज्ञान का अंतरण अत्यंत कम होता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सीखने के अंतरण पर प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण से अंतरण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे यदि गणित पढ़ाते समय छात्रों को गणित के ज्ञान का उपयोग अन्य विषयों में करना सिखाया जाए तो वे गणित का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में करना सीख लेते हैं। अधिगम अंतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। शैक्षिक दृष्टि से सीखने का अंतरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरण के फलस्वरूप बालकों की अधिगम कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप वे नवीन बातों को सरलता और शीघ्रता से सीख लेते हैं। अतः शिक्षा प्रक्रिया के नियोजकों तथा संचालकों को सीखने के अंतरण से संबंधित ज्ञान का उपयोग बालकों की शिक्षा को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाने के लिए करना चाहिए। सीखने के अंतरण के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, पाठ्यक्रम निर्माण में अंतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम के निर्माण में सीखने के अंतरण का विशेष महत्व है। सीखने का अंतरण किस प्रकार से होता है तथा किन किन कारकों से प्रभावित होता है, इसे ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय तथा इकाइयाँ छात्रों की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं व रुचियों के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु छात्रों के भावी जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु अध्यापकों की दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। शिक्षण विधियों की दृष्टि से अंतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर इन टीचिंग मेथड्स। अध्यापकों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि अंतरण की मात्रा को प्रभावित करती है। अतः अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे अंतरण अधिक संभव हो सके। शिक्षण विधि का चयन अंतरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली विभिन्न दशाओं तथा कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा कर लेते हैं कि अध्यापकों के लिए अंतरण का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर फॉर टीचर। शिक्षा की प्रक्रिया का वास्तविक संचालक अध्यापक होते हैं। अध्यापकों के लिए सीखने के अंतरण की प्रक्रिया का ज्ञान अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। अगर हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रक्रिया करें तो अंतरण का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। जैसे अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय अपने छात्रों को विशिष्ट समस्याओं की अपेक्षा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान देना चाहिए। दूसरा, अध्यापकों को कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरा, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के मुख्य बिंदुओं को छात्रों के समझ भली भांति स्पष्ट करना चाहिए। चौथा, अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय छात्रों के दैनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों तथा शिक्षण कार्यों में सामंजस्य बनाना चाहिए। पांचवा, अध्यापक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में संबंधित ज्ञान तथा समस्याओं को भी
कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। छठा है, यदि पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के लिए कोई पूर्व ज्ञान आवश्यक है तो अध्यापक को देख लेना चाहिए कि छात्र उस आवश्यक पूर्व ज्ञान को रखता है कि नहीं। अब हम पूरे पाठ को एक सारांश रूप में देख लेते हैं। किसी कार्य को करने अथवा किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरे कार्य को करने के लिए अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी किसी कार्य को करने अथवा किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी पूर्व कार्य को करने के लिए करना अधिगम अंतरण है। शिक्षा प्रक्रिया में अधिगम अंतरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम अंतरण को धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज, ऊर्ध्व व द्विपार्श्विक में बांटा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम अंतरण के अनेक विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सीखने वाले व्यक्ति की इच्छा, मानसिक योग्यता, सामान्यीकरण की क्षमता के साथ साथ विषय वस्तु की समानता, अध्ययन विधियों की समानता, प्रकरणों का अंतरण मूल्य तथा प्रशिक्षण आदि प्रभाव अंतरण पर पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि निर्धारण तथा कक्षा शिक्षण में अधिगम अंतरण के प्रत्यय पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि निर्धारण तथा कक्षा शिक्षण में अधिगम अंतरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी लोगों को मिल सके। धन्यवाद।